पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। अब यहाँ पढ़िए, ये सारा डिफिनेशन है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एक बार लिखिए तो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from ground state to n equal to infinity। मतलब कहाँ से कहाँ तक? यस, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी, ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी पे लेके जाने का मतलब है कि ऑलमोस्ट उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन खत्म, राइट। ऑलमोस्ट और डिटैच हो गया है, एटम से ऑलमोस्ट बाहर, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि सर ये है n इक्वल टू 1 और ये है n इक्वल टू इन्फिनिटी। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ से यहाँ तक। खुद से जाएगा या एनर्जी देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सर n इक्वल टू इन्फिनिटी का हायर लेवल है और n इक्वल टू 1 सबसे लोएस्ट लेवल है, राइट। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, सर हम लोग को इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फार्मूला फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, E इन्फिनिटी माइनस E1। इज इट राइट? और E इन्फिनिटी कितना? 0। अब माइनस E1 कितना? तो n स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना। इसका मतलब सर, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा तो एग्जाम में फास्ट होने के लिए कोई पूछेगा तो बोलना है फार्मूला ए, बट एग्जाम में फास्ट होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी का मैग्नीट्यूड, राइट। फास्ट होने के लिए शॉर्टकट ट्रिक, करेक्ट। क्या इसको हम लोग याद करने के लिए लिख सकते हैं? फार्मूला ए है, बट फास्ट होने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, करेक्ट। चलिए, हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, लिथियम 2 प्लस का, बेरिलियम 3 प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बताइए रफ वर्क करके, फास्ट। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? हीलियम प्लस का सही है ना? फोर। और लिथियम 2 प्लस का? और बेरिलियम 3 प्लस का सर 13.6 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। इसका मतलब अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता, फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका रहेगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, यही तो फार्मूला है, हीलियम प्लस ग्रेटर देन हाइड्रोजन, राइट। चलिए, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट अभी के लिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, ठीक है, यहाँ तक आइए। सबसे पहले
आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पूछा जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फार्मूला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई ई। क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई ई। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई। यार ई और ये आपस में कैंसिल, करेक्ट। तो नहीं लेता है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ई को हटाकर जो बचेगा वही उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बन गया, तो ये रहेगा। तो इसमें से किसी का भी अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव में अगर आता है या एग्जाम में तो निकल जाएगा, कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई ई। बट आई विल सजेस्ट यू कि इसका वैल्यू जूल में देके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देंगे तो हम लोग के ज़्यादा आसान रहेगा। ई और ई खत्म हो जाएगा, बचेगा वोल्ट, करेक्ट। तो समटाइम्स एक्साइटेशन पोटेंशियल भी पूछा जाएगा, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वैसे ही अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का फार्मूला फिर क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखना है, एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई ई, इट राइट। तो एक्साइटेशन एनर्जी, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी का वैल्यू जूल में पुट करेंगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में पुट कर लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक आइए, हो गया ना। बाइंडिंग एनर्जी लिखिए एक लाइन डिफिनेशन। बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एनी इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एनी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from any state to n equal to infinity, from any state to n equal to infinity, comma, it is also known as separation energy, it is also known as separation energy for that state, it is also known as separation energy for that state। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट नंबर 3 में है, तो ऑर्बिट नंबर 3 का अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछा जाएगा तो ऑर्बिट नंबर 3 से लेकर n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा स्टूडेंट,
तो सर देना पड़ेगा ई इन्फिनिटी माइनस E3, राइट। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना देना पड़ेगा सर, ई इन्फिनिटी माइनस E2, राइट। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1। वैसे ही मान लेते हैं कि मेरा ऑर्बिट नंबर n है, n कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, ई इन्फिनिटी माइनस En, करेक्ट। इसका मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है ई इन्फिनिटी माइनस En, इज इट राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाइंडिंग एनर्जी हर स्टेट का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। तो सबसे बड़ा बाइंडिंग एनर्जी किस ऑर्बिट का होगा, सबसे बड़ा बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो इसका मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या था, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth स्टेट, करेक्ट। आयना, तो इसमें अगर n का वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो। ओके, तो सर आयनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इज इट राइट। आयनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस, क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यस, तो इसका मतलब, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी इज मोर जनरलाइज, बाइंडिंग एनर्जी डिफाइंड फॉर ऑल ऑर्बिट, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे तो फिर ऑर्बिट नंबर 1 ही सिर्फ पकड़ना है, करेक्ट। ओके, और अगर बाइंडिंग एनर्जी का बात करेंगे nth ऑर्बिट का, तो सर इसका तो 0 ही होगा, और UN के लिए क्या लिखिएगा, -13.6 Z²/n², राइट। और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसका हम तो ले देकर बचेगा क्या सर, -13.6 Z²/n², इज इट राइट। और सही से अगर देखते हैं इसको, तो सर ये तो बाइंडिंग एनर्जी जिस ऑर्बिट का पूछा जाएगा उसका टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वही बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगा, राइट, फास्ट होने के लिए। कोई पूछेगा, टीचर पूछेंगे तो बोलना ये है, बट अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सर टोटल एनर्जी जिस ऑर्बिट का पूछा जाएगा उस ऑर्बिट का टोटल एनर्जी को का मॉडुलस ले लेंगे, राइट। हो गया ना एवरीवन। फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, इस क्वेश्चन को बनाइए, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस कितना होगा स्टूडेंट, तो सर बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा ई इन्फिनिटी माइनस E3, राइट। ये हो गया 0 -13.6 कितना 2 का स्क्वायर ना, और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 13.6 × 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप का देखिए, इसके बाद कैलकुलेशन आपको करना है। ये तो ऐसा एग्जाम में आएगा, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का किसी भी ऑर्बिट का, तो हम लोग निकाल पाएंगे ना उस फार्मूला से। ओके एवरीवन, यहाँ तक आइए जल्दी से।
तो आपने क्या क्या सीखा? आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब हेडिंग बनाइए। तो एक्चुअल में हम लोग जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का काम कर रहे हैं एवरीवन, उसमें कुछ एजम्पशन पोस्टुलेट्स लेकर काम कर रहे हैं, राइट? तो उसमें से वन ऑफ द एजम्पशन एक और है जो अभी मैं डील करने जा रहा हूँ। इसको हटाएं। ओके, यहाँ देखिए। और हेडिंग बना लीजिएगा एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। बोले एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्साइटेशन, राइट? और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर अगर जंप करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेशन, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि ए ऑर्बिट नंबर 1 है और ए ऑर्बिट नंबर 2 है, करेक्ट? और ए सेकेंड ऑर्बिट नहीं है भाई, मतलब मैंने एक नाम ले लिया, कोई भी एक ऑर्बिट है, राइट? बट इतना पता है कि N2 ग्रेटर देन N1, तो किसका एनर्जी ज़्यादा है? En2 ग्रेटर देन En1, राइट? और इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ भेजना है खुद से जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा? सर हम लोग को फोटोन से एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? तो सर हीट करेंगे, तो हीट करने का मतलब भी तो फोटोन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, देन दिस इज द केस ऑफ एक्साइटेशन, राइट? व्हेन इलेक्ट्रॉन, लिखिए सब लोग, गोइंग फ्रॉम lower energy state to higher energy state, then this is the case of excitation. Is it right? तो when electron going from N1 to N2, then increase of energy equal to what? Then increase of energy equal to increase और फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है? En2 माइनस En1, इट राइट? और En2 माइनस En1 कितना? तो En2 के लिए यहाँ तक आइए, फर्स्ट ये हो गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, बट ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कौन देगा? एनर्जी इतना कौन सप्लाई करेगा? बाय मीन्स ऑफ आउटसाइड से सप्लाई करेंगे, बाय मीन्स ऑफ फोटोन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जिस फोटोन का भी यूज करेंगे उस फोटोन का एनर्जी क्या इसके बराबर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? एग्जैक्टली इसी के बराबर होना पड़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। अगर N1 से N2 तक जाना है तो सर थोड़ा ज़्यादा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, करेक्ट? अगर N1 से N2 इसको बिल्कुल इसके गैप के बराबर होना पड़ेगा, ये राइट? इसका मतलब अगर ऐसा, अब यहाँ पे रुकते हैं,
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 5 पे भेजना है, देन व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन फोटोन, मतलब उस फोटोन का एनर्जी कितना होना पड़ेगा, तो सर उस फोटोन का एनर्जी होना पड़ेगा E5 माइनस E2 के बराबर, राइट। एनीवे, अब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी N2 पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया, करेक्ट ना स्टूडेंट। इसका मतलब N2 से N1 पे आया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज होना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, राइट। और लॉस करेगा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटोन, करेक्ट। तो आज के बाद ये भी एक एजम्पशन है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन ए सिंगल ट्रांजिशन इमिट ए सिंगल फोटोन। यहाँ से यहाँ तक का गैप का अगर मान लेते हैं 10 जूल है, और डायरेक्टली N2 से अगर N1 पे डायरेक्टली N2 से N1 पे आया है, तो इसको हम लोग 1 ट्रांजिशन बोलेंगे, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये मेरा ऑर्बिट नंबर 5 है, ऑर्बिट नंबर 5 है, ऑर्बिट नंबर 4 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 1 है, करेक्ट एवरीवन। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, उसको कितना ट्रांजिशन बोलेंगे, 1 ट्रांजिशन, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ से आएगा फिर यहाँ जाएगा, इसका मतलब है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन यस 2 ट्रांजिशन, 1 ट्रांजिशन काउंट में लेंगे या 2 ट्रांजिशन, इस केस के 2 ट्रांजिशन। तो मैंने बोला 1 ट्रांजिशन, अगर इलेक्ट्रॉन 1 ट्रांजिशन करता है और अगर केस डी एक्साइटेशन का है तो डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करेक्ट। इन केस ऑफ डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन लूजेज द एनर्जी एंड 1 assumption है बोर का, एंड 1 ट्रांजिशन इमिट ऑलवेज ए सिंगल फोटोन, इज इट राइट। तो अगर मैं आपके सामने 2 केस सिचुएशन रखा, एक ए और एक ए, तो इस केस में अगर जहाँ पर डायरेक्ट आया 1 फोटोन मिलेगा, इस केस में अगर ब्रेक जर्नी करके आता है, पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तब कितना फोटोन देगा, 2 फोटोन देगा, राइट। लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, इफ इलेक्ट्रॉन जंप, नोट करके लिखिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, then it loses the energy in form of photon, then it loses the energy in form of photon, correct। And this is the case of de-excitation, and this is the case of de-excitation of electron, and this is the case of de-excitation of electron। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे आया तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, और लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ऑलवेज रिमेंबर लॉस ऑलवेज क्या होता है। तो यहाँ पे अभी क्या लिखे हैं, En2 माइनस En1, इज इट राइट। अब ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, अगर N1 से N2 पे गया तो इंक्रीज इन एनर्जी En2 माइनस En1, और N2 से N1 पे आया लॉस ऑफ एनर्जी, सेम सर सेम तो होना ही चाहिए था ना, बस डिफरेंस ही तो है, यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ है, राइट। इस केस में लेगा इस केस में देगा, तो जितना लेगा उतना ही देना पड़ेगा, राइट। और दोनों वैल्यू सेम होना भी चाहिए था, करेक्ट। डिफरेंस क्या है, इस केस में फोटोन जाकर एनर्जी देगा, इस केस में फोटोन रिलीज होगा, राइट। एक और पॉइंट बनाइए, लिखिए, इन केस ऑफ डी एक्साइटेशन
In case of de-excitation, loss of energy appear as photon. इन नोट करके लिखिएगा. In case of de-excitation, loss of energy appear as photon. And one transition always produce one photon. And one transition always produce one photon. Correct? बट ये डी एक्साइटेशन में फोटोन आउट होगा, राइट. एंड वन ट्रांजिशन ऑलवेज प्रोड्यूस हाउ मेनी फोटोन. ये भी एजम्पशन है बोर का, वन फोटोन, राइट. और वन ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हैं ना. मेरा ऑर्बिट नंबर n2 n1 से बड़ा है और अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे जा रहा है, मतलब दिस इज द केस ऑफ डी एक्साइटेशन. तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट. लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू En2 minus En1. A loss of energy appear as what? One photon. Yes, तो क्या बोल सकते हैं दिस इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन En2 माइनस En1. और एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू En2 के लिए क्या लिखें जरा बताइए तो सर. -13.6 Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. करेक्ट. -13.6 Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. इज इट राइट. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, जो कॉमन लेना है वो कॉमन लीजिए तो 13.6 सर कॉमन ले लेते हैं, राइट. तो अंदर में बचेगा क्या सर. ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए एक फार्मूला भी तो है hc/λ. तो 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. इज इट राइट. इसी को स्कूल में अगर पढ़ाया जाएगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा 1/λ इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर बाई hc. करेक्ट. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. करेक्ट स्टूडेंट. ये 13.6 hc जो है वो एक्चुअली एक वैल्यू के बराबर हो गया है. बाद में इसका स्टोरी रेगुलर क्लास में बताऊंगा. तो 13.6 hc इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट. आर बोलते हैं. कौन सा कांस्टेंट. कांस्टेंट. इसका मतलब आप 13.6 hc के बदले आप r भी लिख सकते हैं फार्मूला में. तो 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर. ये समझ में आ गया कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया था. और 1/λ को ही तो बोलते हैं वेव नंबर. और R का वैल्यू अगर SI सिस्टम में निकालेंगे, इसको आज के बाद रट जाना है. तो ये होता है 1.097 होना चाहिए.
1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स एसआई सिस्टम में। तो सर एसआई सिस्टम में कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको तो हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और एच का वैल्यू एसआई सिस्टम में और सी का वैल्यू भी एसआई सिस्टम में, तो कैलकुलेट करने के बाद 13.6 को अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, और इसको कहीं कहीं पे हाँ कहीं कहीं पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.09 को 1.1 भी दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाँ बोलिए। इट इज़ वेव नंबर ही, इसको पढ़ते हैं म्यू बार, करेक्ट। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट देन फाइंड आउट द वेव लेंथ। किसका? लेकिन वेव लेंथ फोटोन का, राइट। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि फाइंड आउट द वेव लेंथ ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, तो इसका मतलब है यहाँ पे n2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा, राइट। करेक्ट ना? इसी क्वेश्चन को उल्टा करके ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट द वेव लेंथ ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 2 टू ऑर्बिट नंबर 4। तो जो जो भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 4 में भेजेगा, उसका वेव लेंथ जो बाहर से हम लोग भेजेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd पे आएगा तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ अलग रहेगा या सेम ही वेवलेंथ रहेगा? सेम वेवलेंथ रहेगा। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और इस आर किसके बदले मैं आर लिख रहा हूँ? 13.6/hc के बदले मैंने क्या लिखा है? आर लिखा है। और इसका नाम क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू याद रहेगा 1, मुझे तो याद ही है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, राइट। एक प्रॉब्लम बनाइए। फाइंड द wavelength of photon when electron jump from n equal to infinity to n equal to 1 in hydrogen atom। फिर से क्वेश्चन सुनिए, फाइंड आउट wavelength of photon when electron jump from n equal to infinity to n equal to 1। निकल पाएगा? तो सर 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इज इट राइट? 1/λ आर जेड का वैल्यू कितना ले? 1 का स्क्वायर ना, हाइड्रोजन है, और कहाँ पे आना है? 1 पे आना है, और कहाँ से आना था? इन्फिनिटी से आना था, राइट। इसमें याद रखिएगा, इस फार्मूला में n2 n1 से बड़ा है, राइट। तो नहीं लगता कि सर r हो जाएगा सिर्फ, ये तो 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं। से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वेवलेंथ का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r भी दिया हुआ रहता है, करेक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ आर दिया रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन से बच गए। लेकिन 1/r का वैल्यू मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत आपको लाइफ आसान कर देगा। कैसे? hc का वैल्यू रट के रेडी है, राइट। वैसे ही 1/r का भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के रेडी रहेंगे। कितना होगा 1/r का वैल्यू, बता पाएंगे? मीटर इनवर्स, इतना तो मैं आपको हेल्प कर ही सकता हूं कि मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा।
कितना होगा? वन बाई, भाई पूरा थोड़ा बढ़िया से काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके बताइए क्योंकि यह स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगा फिर हम लोग के लिए। 1/, बोलिए बोलिए, बहुत 9, 0.9 कितना हो, इसका वैल्यू बताना है सिर्फ आपको, बाकी मैं काम कर लूँगा। 1/this 91 के बाद भी कुछ है? (10⁻⁻7 मीटर, राइट? ओके, देखिए तो मैंने सही लिखा। भाई इतना देर पकड़िएगा बातों को कि सर ने क्यों ऐसा लिख दिया। 0.91 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के लिए क्या 91.1 नैनोमीटर लिख सकते हैं? चलिए, तो रेडीमेड हम लोग आज के बाद इसको रखेंगे याद, कैलकुलेशन से बच जाइएगा, राइट? एक बार इतना मेहनत करके कैलकुलेटर से आपने वैल्यू निकाला है। चलिए, हो गया ना? इस फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो बन तो जाएगा ना। मुझे पता है कि अभी भी नहीं बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। सारा थ्योरी पढ़ाने के बाद एक पूरा क्लास छोटा छोटा प्रॉब्लम मिलते रहूँगा स्कूल के एग्जाम के टाइप का, ठीक है? एक एनसीईआरटी का आता है एग्जाम, क्या है इस एनसीईआरटी का? एग्जाम्पलर, यस। उसमें ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, अगर हो सकता है तो उसको खरीद परचेज कर लीजिए, बड़ा लाइफ आसान रहेगा, ठीक है? आप कहीं से भी मिलता है तो ऑर्डर करके ले लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन आने का चांस है तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि स्कूल के टीचर उसको भी फॉलो कर लेते हैं। ले लेना है, ठीक है? एक और क्वेश्चन बनाइए। फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, इसी को डी एक्साइटेशन लिखा रहेगा, जंप फ्रॉम n = 5 to n = 4 इन हीलियम प्लस। निकाल पाएंगे? तो डायरेक्ट एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, राइट? 1/λ, ये रेडीमेड फार्मूला हो गया। ये लैम्डा किसका है? फोटोन का, करेक्ट? तो 1/λ = RZ², 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पे n2 का काम कौन करेगा? और Z² के बदले क्या 4 लिख दें? और n1 का काम करेगा 4 ना, तो 16 - 1/25, तो कितना हो जाएगा? 1/λ 4R, सर बोलिए, 16 × 25, 25 - 16, आइए 4 से 4 कैंसिल हो गया। 1/λ = कितना? सर 1/λ = 9R डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट? देन लैम्डा इक्वल टू सर, तो सर लैम्डा = 100/9 इंटू 1/r, करेक्ट? और सर वी आर वेरी वाइज पीपल, 1/r का पहले से ही रेडीमेड किए हुए हैं, कैलकुलेशन तो वैसे ही हम लोग बचा लेंगे, नहीं?
कुछ सीखिए मुझसे कि कैसे रेडीमेड करके फास्ट होता है। तो बार बार फिर 1/r का कैलकुलेट करते रहिएगा। अब यहाँ से नहीं बन जाएगा 9110 और डिवाइड बाई 9 नैनोमीटर। ये तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे एग्जाम में। हो गया ना? ओके, इसको हटाया जाए। अब आज का क्लास ख़त्म करने के बाद आपको 2 पेज का आपको एक स्पेक्ट्रम का नोट्स भेजूंगा। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और उसको बहुत बढ़िया से लिखिएगा। बहुत बढ़िया से इसलिए लिखने के लिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो काम में आएगा ही, बट उसको रखना है। और रेगुलर नोट्स जो रहेगा वहाँ भी इसको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए स्कूल के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ लेना है और रेगुलर नोट्स में लिख लेना है, करेक्ट। लेकिन अभी मत लिखिएगा, उसको बस प्रिंट आउट करके रखिएगा, करेक्ट ना। तो अगर बस पढ़ के छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन वो सब पूछा ही नहीं जाएगा, बट फिर भी कुछ तो नॉलेज होना पड़ेगा, इसलिए एक बार पढ़ लेंगे। वजह क्योंकि आपको ये तो पक्का पढ़ाया गया होगा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, राइट, हम्फ्री सीरीज, करेक्ट ना। तो एक्चुअल में हम लोग का अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, करेक्ट। मेरा हेडिंग है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले आपको समझ में आना पड़ेगा कि सर लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। तो ऐसे देखिए, मैंने अगर बोल दिया 91 किलो हर्ट्ज से लेकर 95 किलो हर्ट्ज तक ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब सपोज कीजिए कि मैं टेली कम्युनिकेशन कंपनी का मान लेते हैं कोई मालिक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको बैंड विड्थ बेचा जाता है, राइट। क्या बेचा गया? बैंड विड्थ। इसका मतलब है कि उनको बोला गया है कि आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। और उसके बाद 95 के बाद 2 का गैप रख के हो सकता है कि 97 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक किसी और को दिया गया, करेक्ट। ताकि ऐसा ना हो कि किसी का यहाँ का कनेक्शन यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो जाए, राइट। कभी कभी होता है ना क्रॉस कनेक्शन, लगा कहीं और लग कहीं और गया, लगा कहीं और रहता है, चल कहीं और गया। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ जो मैंने दिया वो एक 91 से लेकर 95 सिंगल वैल्यू है या यहाँ से यहाँ के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, विड्थ है ना। तो इसको बोलेंगे विड्थ, बैंड विड्थ, करेक्ट। क्या बोलेंगे? लेकिन मान लेते हैं बोला गया, जैसे कभी कभी कोई रेडियो होता है ना, क्या होता है, रेड एफएम या रेडियो मिर्ची, 93 पॉइंट जो भी है बिल्कुल एक शार्प, करेक्ट, उसी पे पकड़ेगा, और सिंगल वैल्यू है, राइट। हालांकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में ऐसे रेडियो रहता था तो उसको आगे पीछे कीजिएगा ना था, आसपास में पकड़ते ही आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता था और जाके एक शार्प लाइन पे जाके क्लियर आवाज़, राइट। तो अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, मतलब सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी, राइट। मतलब सर इस नंबर लाइन पे सिर्फ एक वैल्यू, करेक्ट। तो बस एक लाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, करेक्ट।
एक पार्टिकुलर फोटोन, एक एकदम बिल्कुल एक गिवन फोटोन, तो किसी एक सिंगल फोटोन का कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा या लैम्डा, एक ही रहेगा ना। सिंगल फोटोन का कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन इसमें क्या 1 ही वैल्यू रहेगा या इनफाइनाइट। तो भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, then in one transition it emits how many photon, 1 photon, right। और 1 फोटोन का जो लैम्डा या फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या रहेगा, एक सिंगल वैल्यू रहेगा, बैंड नहीं रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। जैसे आपके माइंड में आता है ना कि सर लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों बोले, बैंड स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बोल दिया। तभी डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे क्वेश्चन मत लिखिए, ये सब तो रेगुलर क्लास में करेंगे ना, अभी एकदम टू द पॉइंट काम करेंगे, राइट। नो वन गोइंग टू आस्क यू लाइन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस लिखिए, इसके लिए मैं भेज दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, करेक्ट। तो नहीं, इस कॉपी में नहीं लिखना है, उसको बस प्रिंट आउट करके अभी रख लेना है, जब बोलूँगा तब लिखिएगा कहाँ पे लिखना है, तो बस उसको पढ़ लीजिएगा प्रिंट आउट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, पास्टन सीरीज, जो भी सीरीज पढ़ना है जिस पे क्वेश्चन आएगा, राइट। और वो कवर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। और वो कवर करने के बाद पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तब मोटा मोटी एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम खत्म, तब कोई दूसरा स्कूल एग्जाम के लिए टारगेट लेंगे, राइट। और सारा कुछ पढ़ाने के बाद एक पूरा क्लास बोर्ड स्कूल के एग्जाम के लिए छोटा छोटा प्रॉब्लम का असाइनमेंट भेजूंगा और उसको क्लास में सॉल्व कर देंगे आपके लिए। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू।